Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, मेरा नाम गगन सिंह मीना है और इस वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मुझे 120वीं रैंक प्राप्त हुई है। इससे पहले लास्ट ईयर मुझे आईपीएस मिला था। जो यूपीएससी की तैयारी है, इस तैयारी में आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके का हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग अगर अच्छी है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने जितने भी अपने जो गोल्स सेट किए हैं उन गोल्स को आप अच्छे से अप्लाई कर पाते हो, तो कम समय में आपको जो सफलता है वो ईजिली मिल सकती है। तो जो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट की जो रणनीति रही थी, किस तरीके से मैंने अपना जो टाइम है उस टाइम को मैनेज किया, और मैंने लगभग यूपीएससी में जो 4 अटैम्प्ट सीरियसली दिए थे और ऐसे 1 अटैम्प्ट मैंने अपना जो कॉलेज में ऐसे ही दिया था। तो जो मैंने ये जो टाइम मैनेजमेंट सीखा था कि किस तरीके से करना है, तो उसमें कुछ ऐसे जो पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और हो सकता है कि आपको इनमें से किसी पॉइंट से आपको लाभ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो जैसे भी आप तैयारी करते हो, तो तैयारी में आपके जो टारगेट है वो सेट होने चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो और उसके लिए आपको किस किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले आप डेली प्लानिंग करो कि आज मुझे दिन में इतना पढ़ना है, फिर वीकली प्लानिंग करो, मंथली प्लानिंग करो। तो ऐसे जो प्लानिंग है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकती है और दूसरी आपकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म में जैसे आप डे का कर सकते हो, तो डे का मैं ये रखता था कि आप ये मत देखो कि इसमें कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, घंटे से बजाय आप ये देखो कि क्वांटिटी की बजाय मैं जो क्वालिटी था उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता था। तो पहले डेली, वीकली, मंथली प्लान रख सकते हो। इसके साथ जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट के बाद मैं इसको लिखता हूँ थर्ड पॉइंट को, क्वालिटी नोट। वो क्वालिटी की, आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर इतना फोकस नहीं करना। जैसे मान लो कि आपने इस तरीके का रख लिया कि मुझे आज दिन में 10 घंटे पढ़ना है। अब 10 घंटे आपके प्रोडक्टिव ही नहीं है, तो उस इतना 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ने का इतना कोई महत्व होगा नहीं। वहाँ पे आपको ये होगा कि आपने मान लो इस तरीके से टारगेट किया कि आज मुझे लक्ष्मीकांत के जो 4 या 5 टॉपिक है उनको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो अगर आपने वो 4 या 5 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो मटेरियल्स है उस मटेरियल में आपका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो मेरा हमेशा ये फोकस रहता था दिन में कि 10 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना है। उसकी बजाय मैं ये सोचता था कि मेरा कम से कम एक तो टाइम ख़राब हो। जैसे मान लो कि एक दिन में मेरा 3 या 4 घंटे अगर ख़राब होते हैं, तो मैं अगले दिन कोशिश करता था कि मेरे जो घंटे जैसे ख़राब हो रहे हैं पढ़ने के बजाय दूसरी एक्टिविटी में, उनको मैं कम करूँ। उनको कम कैसे कर सकता हूँ? तो कम होगा कि जब आपकी पढ़ने के अंदर क्वालिटी आएगी। दूसरी चीज़, जैसे वर्तमान समय में काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन के जो मीडियम्स बन गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, पीयर ग्रुप्स हो, तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन के मीडियम है। जैसे इतनी सारी रील्स है, रील्स देख देख के हम अगर रील्स को देखते रहेंगे तो रील्स देखने में ही लगभग हमें 2-3 घंटे ऐसे लग जाएंगे कि रील्स देखते रहेंगे, देखने में इंटरेस्ट आता रहेगा। कोई इस टाइप के वीडियो होंगे जो हमारी तैयारी से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बढ़ना होगा। जैसे सोशल मीडिया का मैं खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो सोशल मीडिया, जब मैं कॉलेज से निकला था 2018 में, तब मैंने लगभग अपने सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट मेरे सब जगह थे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, इन सबको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। और डीएक्टिवेट करने के बाद जब मेरा 2022 में लास्ट ईयर जब सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, तो उसके बाद ही मैंने इनको एक्टिवेट किया था। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर आप इस सोशल मीडिया को एक अच्छे से यूज़ कर सकते हो तो एक अच्छा मीडियम है। जैसे मान लो कि आपने सरकार की अलग अलग साइट्स है, सरकार की अलग अलग जो स्कीम्स है उनके बारे में जानकारी रहती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की है, तो उनको अगर आपने लाइक सब्सक्राइब कर रखा तो उनके अगर आप देख सकते हो। अगर खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल है तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। बाकी जनरली सेल्फ कंट्रोल होता नहीं है और इनसे जो हमारा टाइम है वो काफ़ी अधिक वेस्टेज होता है। दूसरा है कि पीयर ग्रुप। अगर पीयर ग्रुप ऐसा है कि बहुत बड़ा पीयर ग्रुप हो गया, उसके अंदर 10-15 लोग हो गए, अब जैसे एक चाय की थड़ी के ऊपर हम बैठ गए और थड़ी पे लगभग 2-3 घंटे ऐसे ही हमने टाइम ख़राब कर दिया, तो उसके फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके नुकसान ये होते हैं कि आपको एक प्रोडक्टिव आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपका इधर उधर की जो चीज़ है उनके अंदर आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो होता रहेगा। तो मैं मैक्सिमम मेरे 3 या 4 अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में लगभग 3 या 4 ही मेरे अच्छे दोस्त बने थे, और वो दोस्त ऐसे थे जो खुद अपनी जो प्रिपरेशन है उसके प्रति सीरियस थे। क्योंकि जब अगर आपका पीयर ग्रुप में जो भी आपके आसपास रहते हैं वो आपको एक तो क्या करेंगे, मोटिवेट रखेंगे हमेशा,
कभी भी आपको दिक्कत आएगी तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, और इसके साथ साथ ही आप उनको बता भी सकते हो कि यार इस चैप्टर में हमको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से मुझे इसमें ये प्रिपरेशन करनी है। तो वहाँ से आपको जो पीयर ग्रुप है उससे ये फ़ायदा होगा। तो अच्छा पीयर ग्रुप हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो कि जो उसी में टाइम ख़राब हो जाए। दूसरा, आपके जो टारगेट्स है और गोल्स है वो आप सेट कीजिए। जैसे आपने डेली प्लान्स बना लिया तो उसमें आपके टारगेट्स होने चाहिए कि आपको पॉलिटी में कितने दिन को में ख़त्म करना है। लक्ष्मीकांत को आप बना लीजिए कि उसके अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शंस के अलावा उसके अंदर टॉपिक्स है। तो आपने रफली बना लिया कि आपको ये लक्ष्मीकांत को मान लो कि 15 दिन में 15 या 30 दिन में, स्टार्टिंग में आपको 30 दिन में ख़त्म करना है। तो 30 दिन में रखा, तो आप में इसमें जो 5 दिन है, 5 दिन उसके भी लेके चलिए कि अगर आपको 30 दिन में ख़त्म नहीं हुआ तो लगभग 5 इसमें अगर एक्स्ट्रा दिन लग जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगर किसी सब्जेक्ट का 7 दिन का ऐसा टारगेट बनाता था कि मुझे 7 दिन में ये टॉपिक है पूरा कंप्लीट करना है, तो 7 दिन में मैं उसको 1 दिन एक्स्ट्रा भी लेके चलता था कि अगर किसी रीज़न से ये कंप्लीट ना हो पाए तो 1 दिन मैं एक्स्ट्रा लेके चलूँगा। तो अगर आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हो, और अगर हो सकता है कि वो अगर आपका लगभग 80% भी अप्लाई होता है तो वो काफ़ी अच्छा टाइम टेबल है, क्योंकि 100% तो कुछ होता नहीं है ऐसे, तो 100% तो अप्लाई होगा नहीं, लेकिन अगर आपका 80% भी होता है तो वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा, जैसे काफ़ी बार हम प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में जो हमारी सोशल लाइफ है वो सोशल लाइफ लगभग हमको कम ही करनी पड़ती है। इसमें सोशल लाइफ में हो गए जैसे आपके जो घर है, परिवार वाले हैं, घर में अगर कोई फंक्शंस है, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, और आपके जो रिलेटिव्स है वहाँ पे अलग जो शादी है, फिर किसी और तरीके के फेस्टिवल हो सकते हैं। तो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपको इन सारी चीज़ों से थोड़ा कट ऑफ होना पड़ेगा, तो सोशल लाइफ से। जैसे मैंने भी ऐसा किया था कि लगभग 2 या ढाई साल तक मैं घर पे कोई ये फंक्शन सेलिब्रेट नहीं किया। इसके अलावा जो अलग अलग दोस्तों की भी काफ़ी शादी हो रही थी, और इन सारी चीज़ों में घर पे अलग अलग प्रोग्राम और फंक्शन होते थे, उन सब को भी अटेंड करना थोड़ा मैंने कम कर दिया। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि यार आपको फिर जो आपकी जो तैयारी है वो तैयारी में आपको जो टाइम है वो टाइम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, सोशल लाइफ आपकी जो कम होगी। अब ये सारी चीज़ ऐसी हो गई। इसके बाद आता है कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि इनोवेटिव स्टडी आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी के अंदर जो सिलेबस है वो अंडर द सन जितना सब कुछ है सब कुछ पढ़ लो, लेकिन हमारे लिए ये तो प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ पढ़ लेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें इनोवेटिव पढ़ना है, क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है। जो नॉलेज वाली चीज़ और जो ज्ञान वाली चीज़ है वो आप बाद में भी ले सकते हो। मान लो कि जैसे बर्ड हिस्ट्री से आपको पता चल रहा है कि यार बर्ड हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ हुई है, उनसे आपका हो सकता है कि नॉलेज बढ़ जाए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस तरीके से देखो कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो टाइम मैनेजमेंट उस टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड करती है, और उसके अंदर जो मैक्सिमम टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसको पता ही नहीं रहता कि बर्ड हिस्ट्री क्या है। अब वो बर्ड हिस्ट्री फिर ऐसे एक महीने पढ़ते हैं, कोई 45 दिन पढ़ लेता है, कोई 20 दिन तक बर्ड हिस्ट्री पढ़ता है, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें से तो एक क्वेश्चन भी नहीं आता, एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है तो उसके भी कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके से हमारी जो रणनीति है वो इनोवेटिव होनी चाहिए, और वो हम ये सारी चीज़ों से देखेंगे। दूसरा है कि हम कितना भी हार्डवर्क करने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हार्डवर्क तो हमको करना ही चाहिए, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ अगर हम स्मार्ट तरीके से काम करें तो वो जो टाइम है वो काफ़ी कम हो सकता है। अब जैसे हो सकता है कि आप जैसे हिंदी में, मैंने हिंदी में लिख रहा था तो हिंदी में काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं था। एक मेरे पास सॉल्यूशन ये था कि मैं ऐसे खुद ही जो अपनी खुद की कमजोरी को बताता रहा हूँ कि यार हिंदी में इतना कंटेंट नहीं है, तो एक वो तरीका ये था। दूसरा फिर मैंने क्या किया कि अब अपना एक सॉल्यूशन इसका ढूंढ लिया था कि काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो इंग्लिश है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। एक तरह से गूगल ट्रांसलेटर है, उसको सीधा सीधा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। गूगल ट्रांसलेटर को आप यूज़ कर सकते हो, सीधा सीधा उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। अगर आपकी कोई ऐसी फाइल्स है तो 10 MB से कम की है, उसको भी अगर आप गूगल ट्रांसलेटर में अपलोड करोगे तो वो भी उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। उसकी कुछ लैंग्वेज ऐसी हो सकती है कि जैसे जो आपको समझ में या लगे उस तरीके की लैंग्वेज हो सकती है कि जिसको आप पेपर में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो फ्लो है, उससे आपको जो कंटेंट है वो कंटेंट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो मैंने यही किया था कि जितने भी जो टॉपिक्स थे, जिन टॉपिक उसका मेरे पास कंटेंट नहीं था, उनका मैंने गूगल ट्रांसलेटर से इंग्लिश का पढ़ा, इंग्लिश का मैंने कॉपी पेस्ट किया, और उससे अपने जो हिंदी में वो नोट्स बना लिए थे। तो उससे मेरे सारे पास जो एग्जाम्पल, केस स्टडी, ये सारी चीज़ हो गई थी। एक जैसे स्मार्ट वर्क का ये है, जैसे इस बार मैंने जो नोट्स बनाए थे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने बनाए थे।
तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं नोट्स बनाने का ऑनलाइन जहाँ जहाँ अलग अलग जो इंस्टीट्यूट थी उन इंस्टीट्यूट के जो डेली क्वेश्चन आंसर देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पेपर के बना लिए थे। तो उससे ये हुआ था कि जो क्वेश्चन आंसर से मुझे इंट्रोडक्शन भी मिल गया, कंक्लूजन भी मिल गया, ये सारी चीज़ मुझे पहले से ही मिल गई थी। उसके साथ ही आपको इसमें एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लो आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और प्रीलिम एग्ज़ाम देने के समय आपको जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं जो हमारा पेपर है वो बिगड़ सकता है। और जैसे प्रैक्टिकल में जैसे मान लो कि आपने सीसेट का पेपर है, सीसेट का पेपर मान लो आपने सोचा कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ या फिर मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स रहा है, और उस केस में आप जो सीसेट है उस सीसेट को पूरी तरीके से स्किप कर देते हो, तो वो कहीं आपके जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें नुकसान पहुँचा सकता है। और जो सीसेट का पेपर में अगर एक बार आप फेल, जो जीएस में कितने भी नंबर ले आओ, लेकिन सीसेट में अगर 66 नंबर अगर नहीं आए तो आपका जो जीएस का पेपर में ज़्यादा नंबर लाने के कोई फ़ायदे नहीं होंगे। इसके साथ साथ ही जैसे काफ़ी सारे टॉपर्स है, काफ़ी सारे लोग से बोलते हैं कि वो इस तरीके से पढ़े, इस चीज़ों को फॉलो किए, तो वहाँ से हम चीज़ अलग अलग जानने को मिल सकती है। लेकिन अलग अलग जो एस्पिरेंट्स है, अलग अलग जो कैंडिडेट है, उनकी अपनी अपनी खुद की क्वालिटीज़ रहती है। उनके अंदर कुछ स्ट्रेंथ रहेंगी, उनके अंदर कुछ वीकनेस रहेंगी, तो उन्हें खुद की एक रणनीति बनानी चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज़ सूटेबल है। हम अलग अलग जो टॉपर्स है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम अच्छी अच्छी चीज़ सीख सकते हैं कि हम हाँ यहाँ से ये अच्छा है, यहाँ से ये अच्छा है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग अगर हम खुद को ढालें और खुद की एक अलग रणनीति बनाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही है कि खुद की रणनीति होनी चाहिए, और ऐसे नहीं कि इस टॉपर ने ऐसा बोला तो उस तरीके से करना, उसको एक बार देखना चाहिए कि मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि जो टाइम मैनेजमेंट कहाँ गड़बड़ा जाता है, जैसे किसी टॉपर्स ने बोला कि योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना, तो मैंने सारी योजना कुरुक्षेत्र खरीद के ले आया। फिर किसी ने बोला कि जैसे राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी भी देखनी चाहिए, तो वो सब चीज़ देखने लग गया। लेकिन लास्ट में तुम ये देखो कि जब एग्ज़ाम तुम देने जाने वाले हो तो उसमें आप कितना यूज़ कर पाओगे, उस टाइम आपको इतना याद रहेगा या फिर नहीं रहेगा, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप इतना रिवीजन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ अगर आप खुद से पूछते हो तो अपने आप सारी चीज़ शॉर्ट लिस्ट हो जाती है। जैसे बाद में मैं ये सोचता था कि अगर एग्ज़ाम से एक वीक पहले मैं कितना चीज़ों को पढ़ सकता हूँ, उतने चीज़ों को भी मैं अभी पढ़ूंगा। अगर एग्ज़ाम से एक वीक पहले, 15 दिन पहले आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार नहीं कर सकते तो फिर उतने सारे रिसोर्स का पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है। योजना कुरुक्षेत्र में से काफ़ी सारी आप उनको एक बार ऊपर से देख सकते हो, काफ़ी सारी जो केस स्टडी है, बेस्ट प्रैक्टिस है, उन सबको देख सकते हो। लेकिन मैं योजना कुरुक्षेत्र को लगभग 5 दिन उनको पढ़े जा रहा था, तो वो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ ही जैसे खुद की आपकी क्या क्या वीकनेस है, काफ़ी सबकी वीकनेस रहती है, और कुछ की जो अलग अलग स्ट्रेंथ, अलग अलग वीकनेस रहती है। तो हमें यही करना है कि हम हमारी जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ है उन कमज़ोरियों को हमें पहचानना है, चाहे वो हम प्रीलिम्स में हो, जनरल स्टडीज़ में हो, एसए में हो और ऑप्शनल में हो, और उन्हें हमें रिकॉग्नाइज़ करना है कि हाँ मेरी ये कमज़ोरी है। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं अपना मैथ के 2 अटैम्प्ट दिया था तो वहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा जो एक्यूरेसी काफ़ी कम थी और सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन मैंने उन खुद को जब रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ मेरी यहाँ पे ये गलतियाँ हैं, मैंने खुद की एक्यूरेसी सुधारी, अपनी जो कैलकुलेशन मिस्टेक थी उनके ऊपर मैंने काम किया, तो मेरे जो मार्क्स थे वो सीधे सीधे इंक्रीज़ हो गए। जैसे पहले मेरे 230 या 240 के रेंज में मार्क्स आ रहे थे, वो सीधे बढ़ के इस बार मैथमेटिक्स ऑप्शनल में 312 मार्क्स हो गए थे, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो ये सब चीज़ हमारी किस में इंक्लूड होती है, टाइम मैनेजमेंट में। और इसके साथ ही जैसे मैं लास्ट में लिखा हूँ कि कवर इंटायर सिलेबस, तो इसका मतलब यही है कि आप जो टाइम मैनेजमेंट में सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करो, चाहे वो ऑप्शनल में हो, जीएस में हो या फिर इथिक्स, ऐसे कहीं पे भी हो सकता है। जब आपका सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एनर्जी भी रहेगी और जो सिलेबस के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बढ़ जाएगा। इसमें आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि सिलेबस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी ने किस थीम्स के ऊपर ज़्यादा वो क्वेश्चंस पूछ रही है, किस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप एक बार देख लोगे नहीं, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो एक मिसकंसेप्शन जो बना हुआ है कि अंडर द सन जितनी सारी चीज़ें यूपीएससी में पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ अपने आप कम हो जाएगी। और लास्ट में जैसे लिखा है कि डेली योगा और एक्सरसाइज, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग 2 साल या 3 साल लग सकते हैं। तो उस केस में अगर आप डेली योगा करते हो और डेली अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे आप फ्रेश फील करोगे। हो सकता है आप 10-15 मिनट मैक्सिमम हमें खुद को ये टाइम देना चाहिए। और अगर हम डेली सुबह जाग के योगा, मेडिटेशन या फिर किसी दूसरी तरीके की एक्सरसाइज या फिर दूसरा अगर कोई जो भी स्पोर्ट्स है वो खेलते हैं,
तो इनसे हमारा एक तो माइंड फ्रेश रहता है, दूसरा जो हमारी जो सिटिंग्स आवर्स है वो इससे अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आप कर सकते हो। एक लास्ट में कि डिमोटिवेट, क्योंकि डिमोटिवेशन और जो डिस्ट्रैक्शन है ये काफ़ी इस एग्ज़ाम में काफ़ी बार होगा। काफ़ी बार आप खुद से डिमोटिवेट होंगे, काफ़ी बार जो बाहर के जो आपके जो साथी होंगे, पीयर ग्रुप्स होंगे, उनको देख के डिमोटिवेट होंगे। काफ़ी हो सकता है कि दो बाहर की इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, उन सब से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। डिमोटिवेट की सबसे बड़ा यही है कि खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और सेल्फ मोटिवेट होना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका खुद के जो टारगेट्स है वो टारगेट्स पूरे हो, डेली आप अचीवमेंट्स करें, और जो दूसरी सारी चीज़ है उन सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करते रहिए। तो इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना, किस तरीके से हमको प्लानिंग करनी है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है, अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को हमें किस तरीके से रेक्टिफाइड करना है और फिर से उसको रीप्लानिंग करनी है, और लास्ट में फिर इन सारी चीज़ों को समराइज करते हुए हमारे जो टारगेट्स है और हमने जो गोल्स है वो अगर हमने जो तय किए हैं उन तय करने के लिए हम किस किस तरीके की जो इनोवेटिव और जो स्मार्ट वर्क है इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, खुद प्रैक्टिकल होकर सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और एक खुद की जो रणनीति बनाते हैं, हमारी जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, इन सब के ऊपर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सफलता है वो सफलता को मिलने में हो सकता है कि कम समय इससे अवश्य लगेगा। हो सकता है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा हो। ऐसे ही मैंने अपनी और जो वीडियोज़ है उनमें किस किस तरीके से आप आंसर राइटिंग है, बुक लिस्ट है, या फिर इथिक्स और ऐसे के क्या क्या रणनीति हो सकती है उस संबंध में भी चर्चा की है। धन्यवाद।